एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण ने शुक्रवार को वैश्विक और राष्ट्रीय दिग्गजों की उपस्थिति में एक दिलचस्प शुरुआत की है। तेलंगाना सरकार के उद्योग और वाणिज्य सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के.टी. रामाराव ने मेगा इवेंट का उद्घाटन किया है। 3 दिवसीय वैश्विक मंच के पहले दिन सरकारी गणमान्य व्यक्तियों, व्यापार अधिकारियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और वैश्विक ख्याति के अन्य प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई और इसे एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर थीम के साथ आयोजित किया जा रहा है। Huge applause, ladies and gentlemen, for the launch of Thought Leadership Report of BioAsia EY, an attempt to capture the global and domestic trends in the industry. The state of Telangana has been a front runner in identifying the importance of life sciences, pharmaceuticals, and of course, the development of holistic healthcare. With our vision to develop, promote and propagate an enabling ecosystem, we are proud to state that Hyderabad is the only city in the country that has an ever-growing genome valley, an expanding medtech park and an upcoming pharma city which will be the world's largest pharma cluster. The state-of-the-art infrastructure combined with progressive policies and proactive execution on the part of the government has not only distinguished us as a progressive state but also enhanced our share and contribution to positive health outcome nationally and globally. If you remember, we had set out a vision of doubling our ecosystem value to $100 billion by 2030. A lot of people felt it was too ambitious, but I'm pleased to announce today that the ecosystem value in Telangana, in Hyderabad, has already touched $80 billion only in 2022. मंत्री एराबेली दयाकर राव ने अपील की है कि प्रीति कांड के मामले में कोई भी धार्मिक राजनीति न करे। उन्होंने हैदराबाद के निम्स अस्पताल में इलाज करा रही प्रीति से मुलाकात की है और उसके पिता को आश्वस्त किया है। लेकिन एराबेली ने कहा है कि प्रीति की तबीयत अभी भी गंभीर और डॉक्टरों द्वारा दिए गए इलाज के कारण उसके ठीक होने की संभावना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट एक-एक कर मिल रही है और उन्होंने कहा कि सिर्फ द्वारा प्रीति को प्रताड़ित करना वास्तविक है और सरकार उन्हें सजा दिलाने के लिए हर तरह के कदम उठाएगी। एबीवीपी नेताओं ने केएमसीपीजी की छात्रा डॉक्टर प्रीति की आत्महत्या की घटना के लिए जिम्मेदार आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। एबीवीपी नेताओं ने कुकटपल्ली बस स्टॉप पर विरोध रैली निकाली। उन्होंने रोष व्यक्त किया है कि राज्य सरकार से बघार रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए शी टीमें हैं, लेकिन किसी भी महिला को सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है। धारावत ने पूछा है कि अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि यह पता था कि प्रीति की आत्महत्या का कारण कॉलेज में प्रताड़ना थी। उन्होंने प्रीति के परिवार के लिए न्याय और आरोपियों को सजा देने की मांग की है, चाहे वे कोई भी हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने आरोप लगाया कि वारंगल के मेडिको की आत्महत्या के प्रयास के पीछे वरिष्ठों का उत्पीड़न है। उन्होंने कमेंट किया है कि यह 100% लव जिहादी का मामला है, वह उग्र और लव जिहाद का मामला है। हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। आरोप है कि आरोपी को मामूली सी बात पर जेल भेज दिया गया था कि बाहर जाने पर मारपीट करते थे। मुख्य टिप्पणियां की गई है कि इसके पीछे राज्य सरकार का हाथ है। संजय ने आलोचना करते हुए कहा कि अगर एक छोटा बच्चा कुत्ते के काटने से मर भी जाता है तो वह इस तरह रिएक्ट करते हैं। प्रीति के मामले की जांच सिटिंग जज ने कराने की मांग की गई और उन्होंने कहा कि सीएम इंसानी जानवर की तरह बर्ताव कर रही है। उन्होंने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और केसीआर पर एसटी के प्रति अवमानना दिखाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र में बच्चों के स्वास्थ्य के लिए आयोजित हेल्दी बेबी शो की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि यह एक अद्भुत प्रयास है, इससे बच्चों को बहुत लाभ होगा। मुख्य सचिव शांति कुमारी ने जिलाधिकारियों को सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को जिला कलेक्टरों के साथ कांटीबेलम डबल बेडरूम जियो 58, 59, 76 के अनुसार नियमितीकरण और ताड़ की खेती को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर GO58 के संबंध में फील्ड स्तर पर सर्वेक्षण पूरा करने और लाभार्थियों को ट्रैक वितरित करने के लिए एक गतिविधि बनाने का आदेश दिया गया। GO58, 59, 76 के तहत रेल का वितरण मार्च के अंत तक शुरू और पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य में गरीबों को जमीन का हक दिलाने का प्रयास किया जाए और वे अपने कर्तव्यों में शिथिलता न बरतें। तेलंगाना के लिए हरिताहरम कार्यक्रम के तहत कलेक्टरों को 2023 से 24 में पौधे लगाने के लिए तुरंत एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पौधों को देखभाल के लिए पानी की खपत उचित हो। तेलंगाना में झंडा गाड़ने के लिए बीजेपी जी तोड़ मेहनत कर रही है। एक और जिलों में तो दूसरी ओर शहरी इलाकों में पार्टी उम्मीदवारों की जीत पर ध्यान केंद्रित किया है और इस बार किसी तरह गेरुआ ध्वज बनाने के इरादे से स्वशक्तिकरण अभियान, प्रजा घोष, नुक्कड़ सभाएं, जुलूसों के साथ व्यस्त है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि तेलंगाना में बीजेपी बीआरएस का विकल्प है। उन्होंने कहा है कि लोग बीआरएस से नाखुश है, जो भाजपा के जीत का कारण बन सकता है। उपचुनाव के नतीजे इस बात का सबूत है। चुनाव जब भी आएंगे, बीजेपी की सत्ता में आना तय है। उसी के तहत पार्टी को पूरी तरह से मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संगठित ढांचे के मामले में भाजपा कांग्रेस और बीआरएस से ज्यादा मजबूत है। भाजपा के नेता इस बात से खुश है कि भाजपा द्वारा चलाए जा रहे स्वशक्तिकरण अभियान, नुक्कड़ सभाएं और पदयात्रा लोगों तक पहुंचने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा है कि बैठकों के माध्यम से केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाने वाले फंड और बीआरएस सरकार की विफलताओं के बारे में लोगों को जानकारी देने में मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा है कि लोग केसीआर सरकार को यह बताने के लिए तैयार है कि उसने लोगों से 2 बार ऐसे वादों के साथ धोखा किया है जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। पूर्व में कांग्रेस सरकार को सत्ता देने वाले लोगों का कहना था कि 2 बार बीआरएस की सरकार बनी, लेकिन राज्य के लोग उन दोनों पार्टियों से ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाए, इसलिए उनका झुकाव भाजपा की ओर है। उन्होंने कहा कि प्रजा संग्राम यात्रा के जरिए नेताओं ने 56 विधानसभा क्षेत्रों में का जब दौरा किया तो जनता भी उनका समर्थन कर रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उपचुनाव जीता और टीआरएस का विकल्प बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा है कि नुक्कड़ सभाओं से पार्टी के लिए एक अच्छा माहौल बना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सफलताओं के साथ साथ स्थानीय समस्याओं का जिक्र कर लोग का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है और अगर भाजपा सत्ता में आती है तो किसानों को मुफ्त बिजली देने के अलावा मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, सबके लिए घर और किसानों के लिए फसल बीमा लागू करेगी। दो बार तेलंगाना की भावना से खिलवाड़ करने वाले केसीआर पर इस बात का भी आरोप लगाया कि उनका तेलंगाना समाज से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वादे को लेकर कोई सवाल पूछा जाता है तो केसीआर पार्षद तो वे हमलों और व्यक्तिगत अपमान का सहारा लेते हैं, तो जो यह एक जघन्य कृत्य है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में भाजपा सरकार के बढ़ते समर्थन से घबरा कर ही केसीआर पार्टी नेताओं की आलोचना करने के लिए चुक रहे हैं। आलोचना की और झूठे अभियान चलाने के लिए उनकी आलोचना की है। बड़े संजय ने बीआरएस नेताओं को चुनौती देते हुए कहा है कि भाजपा सरकार राज्य के विकास में सहयोग करेगी। क्या वे चुनौती के लिए तैयार हैं? एलबी नगर कोतापेट डिवीजन के न्यू नागौल में प्रजा घोष और भाजपा भरोसा कॉर्नर मीटिंग हुई है। इन बैठकों में पूर्व एमएलसी, भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप कुमार और स्थानीय पार्षद पवन कुमार शामिल हुए। हैदराबाद में सभी कापुर स्थानों के साथ उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि वे समग्र के अनुरूप से तेलंगाना में सफल होंगे। उन्होंने कहा है कि वे केवल लोगों की समस्याओं को जानने के लिए नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। हम भाजपा पार्टी के नेतृत्व में उनकी समस्याओं के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर लोगों की आकांक्षाओं के खिलाफ काम कर रही है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार आने पर तेलंगाना का विकास होगा। देखते हैं क्या हैदराबाद की धरती पर गेरुआ का झंडा फहराने की भाजपा नेताओं की उम्मीदें पूरी होगी। क्या उस पार्टी की नीतियों को जनता स्वीकार करेगी? राज्य भर में मजबूत बीआरएस को हराने के बाद क्या यह तेलंगाना में जीत पाएगी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च
हैदराबाद का 10वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित हुआ है और केंद्रीय रियासत और उर्वरक, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री भागवत खुबा ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। दीक्षांत समारोह के दौरान कुल 187 छात्रों, जिनमें से 25 पीएचडी, 162 एमएस फार्म और एमबीए फार्म के छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर छात्रों को बधाई देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और अब शिक्षा, अध्यात्म, संस्कृति आदि के क्षेत्र में अतीत की तरह विश्व गुरु के रूप में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। अध्यक्ष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स NIPR हैदराबाद उद्योग के कई सदस्य, सभी NIPR के निदेशक, छात्र छात्रकों के परिवार के सदस्य और पूर्व छात्र सदस्य भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। Are to be practiced, not others. Whatever good practices there are among us are to be adopted, not others. Whoever are great and wise should be honored. What is to be given is to be given with faith, follow the advice and counsel of those who are competent to judge, who are devoted to good deeds, who are not led by others, who are not harsh, who are lovers of truth. और जिस देश में कोई वैक्सीनेशन का संशोधन हो या उत्पादन हो नहीं हुआ था, लेकिन कोरोना महामारी का एक संकट काल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने देश के विज्ञानियों को एक आह्वान दिया कि वैक्सीनेशन का उत्पादन, संशोधन करिए। तो हम सबको गौरव महसूस होता है कि भारत के वैज्ञानिक संशोधन किया, बल्कि एक ही नहीं, दो कोविशील्ड और कोवैक्सीन। That kind of reputation comes from the faculty, from the students, from the infrastructure the institute has. I think this institute has all those three in right proportions. That is the reason it achieved the second rank in the NIRF. And as you graduate, as the alumni of this esteemed organization, you have to keep uplift the reputation of the organization. एक वीरतापूर्ण कार्य में हैदराबाद में एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने एक जरूरतमंद व्यक्ति पर CPR प्रदर्शन करने के बाद जीवन रक्षक बन गया है। राजेंद्र पुलिस राज्य की सीमा में तैनात एक कांस्टेबल राजशेखर तुरंत हरकत में आ गया जब उसने सड़क के किनारे एक व्यक्ति को बेहोश पड़ा देखा और तुरंत महसूस किया कि उसकी सांस रुक गई है। बिना समय गंवाए कांस्टेबल ने CPR करना शुरू किया और छाती पर दबाव डाला जब तक कि व्यक्ति को होश नहीं आ गया। राजशेखर की त्वरित कार्रवाई ने न केवल उस व्यक्ति की जान बचाई, बल्कि तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने भी उनकी सराहना की है। यह घटना पुलिस अधिकारियों द्वारा निभाई गई की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाती है, जो न केवल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि आपातकालीन स्थितियों में समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और कौशल भी रखते हैं। साइबराबाद पुलिस विभाग ने भी अपने सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से राजशेखर की बहादुरी और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उनकी सराहना की है और नागरिकों को जरूरतमंद लोगों के प्रति सतर्क और चौकस रहने की याद दिलाई है। इस घटना की सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रशंसा की गई, जिसमें कई लोगों ने जीवन बचाने में कांस्टेबल के साहस और निस्वार्थता की प्रशंसा की है। गोशामल विधायक राजा सिंह ने कहा है कि उन्हें बार बार धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजीपी को लिखित शिकायत करने के बाद भी वे ध्यान नहीं दे रहे। गौशाला राजा सिंह ने कहा है कि वे धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार है और उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। तेलंगाना के लोगों ने इसके लिए आशीर्वाद की अपील की। राजा सिंह ने कहा कि सरकार ने बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की गतिविधियों के बारे में जानने के लिए ही केवल कमांड कंट्रोल रूम बनाए हैं। ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद में स्थानीय निकायों के MLC पद का चुनाव नहीं है। हैदराबाद में स्थानीय निकायों के MLC पद के लिए 2 नामांकन दाखिल किए गए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद रहीम खान उनमें से एक है, लेकिन उनका नामांकन जांच के तहत खारिज कर दिया गया। रहीम खान के समर्थकों को चुनाव अधिकारियों ने खारिज कर दिया क्योंकि वे मतदाता नहीं थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि AIM पार्टी की ओर से मिर्जा रहमत बैग का नामांकन सही है। इसमें AIM पार्टी के रास्ता साफ कर दिया और जीत प्रतीकात्मक है।
रिटर्निंग ऑफिसर प्रियंका आला ने बताया कि जांच के बाद महबूबनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद जिले के शिक्षक एमएलसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी किस नामांकन सही है। भाकपा के राज्य सचिव कुनाने ने एक बयान में कहा है कि भारत के इतिहास में बिना नुकसान के गोल्डन डक के नाम से मशहूर LIC में प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की मिलीभगत से पहली बार 3,200 करोड़ का नुकसान हुआ है। एक महीने पहले जिस दिन हिंडनबर्ग अडानी के शेयर घोटाले का खुलासा हुआ था, उस दिन कहा गया था कि 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तक हुए 80,000 करोड़ के मुनाफे में से 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार का दावा है कि 50,000 करोड़ अब भी मुनाफे में है। कुल रुपए LIC को 83,200 करोड़ रुपए का घाटा घोषित किया गया और कहा जाता है कि LIC को हुए नुकसान के साथ साथ SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य निवेशित कंपनियों को हुए नुकसान के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता न्युएन थान हा ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस दुनिया में साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के प्रणेता थे। 19वां ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी नेशनल कन्वेंशन दूसरे दिन हैदराबाद में आयोजित हुआ और सम्मेलन में श्रीलंका, चीन, वियतनाम, क्यूबा, बांग्लादेश और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट नेताओं ने भाग लिया। Netaji Subhash Chandra Bose, how he has led the All India Forward Bloc and how he made a dynamic leadership under the banner of All India Forward Bloc, he has made it. Subhashism, that agenda before our Congress, and we are discussing Subhashism in length, and future want to take up this Subhashism in a bigger way throughout the country, because already all the isms has been failed. Particularly Gandhiism is totally failed and Nehruism is failed. Under these circumstances, we want to adopt Subhashism is the future, because it is a ism connected with the patriotic ideas. Netaji Subhash Chandra Bose is not a man of patriot among the patriots. So Subhash, unless without loving our country, we can't build a good society. Netaji Subhash Chandra's basic ideology is to build a strong socialism. In 1939 itself, Subhash Chandra Bose, a 5-year planning concept has been given to this country, and how to eradicate the poverty and also unemployment and other issues. So many issues he has talked about the in 5-year plan. He is the first man initiated the 5-year plan in our country. Even Madhu Dandavate, Planning Commission chairman, he is also recognized. Netaji Subhash Chandra Bose is a dreamer. Netaji Subhash Chandra is not merely a leader. He has got an imagination. He has got a vision of this country, and he has forecasted the socialism is the only thing that can resolve the problems of the people of this country. For that reason only, a leader having so many ideas and vision, planning, and everything has been contributed to this country. Even when an exile, he has made a government, Azad Hind government. You can imagine how much imagination he is having, how he can take this country in a proper way. That is the blueprint. तेलंगाना एमसेट शेड्यूल जारी, अधिसूचना इस महीने की 28 तारीख को जारी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च से स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल निर्धारित की गई है। संपादन 12 से 14 अप्रैल तक उपलब्ध है। 250 रुपए विलंब शुल्क के साथ आप 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 500 रुपए विलंब शुल्क के साथ आप 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 25 अप्रैल तक विलंब शुल्क के रूप में आवेदन किया जा सकता है। 5,000 रुपए विलंब शुल्क के साथ आप 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एनसीट हॉल टिकट 30 अप्रैल से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इंजीनियरिंग की परीक्षा 7, 8 और 9 मई को होगी। कृषि व चिकित्सा परीक्षा 10 व 11 मई को होगी। शमशाबाद राजीव गांधी एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया विरोध प्रदर्शन। हैदराबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान में 8 घंटे की देरी होने पर उन्होंने अपनी अधिरता व्यक्त की है। जब अधिकारियों ने घोषणा की है कि कल सुबह 6 बजे जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 11:45 रवाना होगी, तो सब यात्री चिंतित हो गए। उनका आरोप है कि एयर इंडिया के कर्मचारियों ने अब तक भी प्रस्थान तिथि को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दी है। इसको लेकर यात्रियों और कर्मचारियों के बीच कहासुनी हो गई। अंबरपेट में आवारा कुत्तों के एक पैकेट द्वारा हमला किए जाने के बाद 4 साल के एक लड़के की हाल ही में मौत के बाद घटना के 36 घंटे के भीतर जीएचएमसी में आवारा कुत्तों के खतरे के बारे में 15,000 शिकायतों की बाढ़ आ गई है। नागरिक निकाय अपने 30 सर्किलों में प्रत्येक दिन केवल 10 शिकायतों का समाधान कर सकता है।
जो कि प्राप्त शिकायतों का मात्र 2% है। जीएचएमसी ने स्पष्ट रूप से खुद को एक संकट से निपटने के लिए एक सुसज्जित होने के रूप में उजागर किया है। आवारा कुत्तों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए शहर में वर्तमान में कई उपाय किए जा रहे हैं और इनमें आवारा कुत्तों को पशु देखभाल केंद्रों में स्थानांतरित करना, मांस की दुकानों को अपशिष्ट निपटान नियमों का उल्लंघन नहीं करना सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करना, कई स्थानों पर पानी के कटोरे स्थापित करना और पशु जन्म नियंत्रण उपाय करना शामिल है। जीएचएमसी के अधिकारियों का कहना है कि शिकायत सेल, कॉल सेंटर, माई जीएमसी ऐप और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर ध्यान देने के लिए वे 24 घंटे काम कर रही है। एक अधिकारी ने कहा है कि बेहतर समन्वय और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक प्रभावी कार्य योजना होने की संभावना है। क्या करे और क्या ना करे का विवरण देने वाले पोस्ट, पैम्फलेट और होर्डिंग ऑनलाइन साझा किए जा रहे हैं और जल्द ही भौतिक रूप से वितरित किए जाएंगे। जीएचएमसी आश्रय गृह प्राधिकरण, जिन्हें 5 क्षेत्रों में संचालन करने का निर्देश दिया गया था, बुधवार को 150 ऑपरेशन पूरे करने में सक्षम थे। बीआई ने शुक्रवार 24 फरवरी को कडप्पा से वाईएसआरसीपी के लोकसभा सदस्य वाईएस अविनाश रेड्डी से मार्च 2019 में उनके रिश्तेदार और पूर्व मंत्री वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में 4 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की है। अविनाश रेड्डी सीआरपीसी की धारा 160 के तहत उन्हें जारी एक नोटिस के जवाब में सीबीआई के सामने पेश हुए, जिसमें उन्हें शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा गया था। यह दूसरी बार था जब अविनाश रेड्डी को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होना पड़ा, जो विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले की जांच कर रही है। वो पिछले महीने भी सीबीआई के सामने पेश हुई थी। अविनाश रेड्डी सीबीआई पूछताछ के दौरान अविनाश रेड्डी ने स्पष्ट रूप से केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उठाए गए विभिन्न सवालों का जवाब दिया। जांचकर्ताओं ने बुधवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक आरोपी सुनील यादव की जमानत याचिका पर शामिल नामों के बारे में और जानकारी हासिल की है। विवेकानंद रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई और वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने चाचा थे। राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च 2019 की रात को विवेकानंद रेड्डी पुलिवेदुला में अपने निवास पर मृत पाए गए थे, जो अब उनके भतीजे द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला निर्वाचन क्षेत्र है। तेलंगाना राज्य सूचना आयोग के पद रिक्त है। आयोग में केवल कर्मचारियों को छोड़कर 5 आयुक्त उसी दिन सेवानिवृत्त हुए हैं। सरकार ने 2017 में राज्य सूचना आयोग का गठन किया था। इन आयुक्तों का चयन राज्य सरकार की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति द्वारा किया गया था। बुद्ध मुरली को सरकार ने मुख्य आयुक्त के रूप में चुना है। उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार खट्टा शेखर रेड्डी, मैदा नारायण रेड्डी, वकील सैयद खलीलुल्लाह, मोहम्मद अमीर हुसैन और आदिवासी छात्र शंकर नायक को आयुक्त के रूप में चुना गया। जब तत्कालीन राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने इनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए तो इन सभी को एक साथ आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। चूंकि आज कार्यकाल का अंतिम दिन है, ये सभी एक ही दिन सेवानिवृत्त हुए हैं। बुद्ध मुरली जनवरी में सेवानिवृत्त हुए। उनके बाद